हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। दोस्तों, हम लोग ने बहुत सारी बातें प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में हमने स्टडी करी, राइट। और अब बारी आती है कि इस टॉपिक को और आगे लेके जाए। और अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको माइंड ब्लोइंग बहुत मज़ा आएगा आपको, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। So we are now discussing topic number 8, topic number 8, which is maintenance of ब्रांच ऑफिस। अभी ब्रांच ऑफिस के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा बोल रहे हैं कि आप समझ लो भाई कि अगर आप लोग जो हो ना, आपकी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद क्या होता है कि आपको ब्रांचेस खोलने हैं, ठीक है ना। दो चार ऑफिसेज आपको खोलने हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपको ब्रांचेस खोलने के हैं तो क्या आप कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, कि अगर आप ब्रांच ऑफिस खोल रहे हो तो इधर जो है अभी हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 27 को लेके। ये पूरा पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है टुडे, इट इज गिवन अंडर व्हाट सेक्शन नंबर 27। क्या है, जरा आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गो गाइस, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे इसको। ओके, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार इसके ऊपर जो है ना बच्चों, क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके। ध्यान से एकदम मन लगा के समझना। इधर कहता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 27, if a chartered accountant in practice or a firm of chartered accountant has more than one office in India, ठीक है, has more than one office in India, each one of such office should be in separate in charge of a member of the institute। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है कि इधर क्या बोल रहा है वो, कि अगर आपका एक या एक से ज्यादा ऑफिस अगर है तो वो ब्रांच ऑफिस शुड बी इन सेपरेट इन चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर टू हैव अ सेपरेट मेंबर इन चार्ज, बराबर के नहीं, ऑफ इट्स ब्रांच एंड सेपरेट मेंबर इन केस ऑफ ईच ऑफ द ब्रांचेस वेयर देर इज मोर देन वन वुड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग क्या बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 27 को लेके। तो इस जो भी पूरी जो बातचीत हो रही है अभी, इसको जरा अपन आराम से इत्मीनान से इसको जरा डिकोड करते हैं। चलो, अभी क्या है, आप समझिए बात को। अपन इधर बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया मैप, जरा मजा आएगा। और जो भी ऐसा मस्त डिस्कशन करेंगे ना, यू शुड एंजॉयबल अगेन। सो दिस इज आर इंडिया। और ब्रांच ऑफिस की बात करें, अभी देखो क्या है। अभी इधर आप इधर हो, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन,
अब आया ना मजा। दिस इज गुड। दिस इज गुड। अभी क्या है, आप समझिए बात को, कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मान लो। सो इधर यहां पे जो है, मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूं, इधर एज है, इधर प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है। सो इधर जो है ना, मेरा इधर ऑफिस है, ऑफिस नंबर 1। 1 जो है, ये अपन क्या बोल रहे हैं, मेरा हेड ऑफिस है। सो अब अगर आपके मोर देन 1 ऑफिसेस है इन इंडिया, ठीक है। सो अगर मान लो आप इधर ऑफिस रखते हो, दिस इज योर ब्रांच ऑफिस। सो ये जो है अपना, ये इधर ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे सर, इधर भी अपना ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। सो ये रहा, इधर भी अपना ब्रांच ऑफिस। तो अभी क्या बोल रहा है कि 1 पे तो आप हो ही हो, आपका ऑफिस है ना। 1 पे तो इधर आप हो ही, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर तो बेटा यू आर देर, बराबर के नहीं। इधर तुम हो इधर, इधर कोई दिक्कत नहीं है। देर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तुम्हारा हेड ऑफिस है, तुम बैठे इधर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, तुम है इधर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप जो ब्रांच ऑफिस जो बना रहे हो, बराबर के नहीं, तो वो क्या बोल रहा है यहां पे कि बॉस देखिए, ये जो ब्रांच ऑफिस है, बराबर है, ये जो ब्रांच ऑफिस है आपका इधर राजस्थान में, राजस्थानी है ना ये, बोलो भाई। अरे क्या हो रहा है ये। और उसके बाद ये इधर, ये क्या है, मध्य प्रदेश है ये। सो इधर क्या बोल रहे हैं वो, ऐसे जो अपने ब्रांच ऑफिस जो बनाए ना आपने, सो उधर उसका कहना क्या पड़ रहा है कि उसके लिए आपको चाहिए क्या। सो व्हाट वी वांट इज अ सेपरेट मेंबर इंचार्ज। वहां पे क्या चाहिए आपको, सेपरेट मेंबर इंचार्ज चाहिए उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस में। अगर आप सेपरेट मेंबर इंचार्ज नहीं लेके आते, बराबर है, अगर आप सेपरेट मेंबर इंचार्ज नहीं लेके आते, तो भाई फिर रहने दो, फिर कोई तुम्हारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं यहां पे, इधर तुम हो सीए, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इधर, इधर सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके साथ साथ वो क्या कहता है कि आपके ब्रांचेस में, इधर इन 2 ऑफिस में, व्हाट वी वांट इज अ सेपरेट मेंबर इंचार्ज। अब इधर जरा इसको डिकोड करने की बारी आती है, ये जरा ध्यान से। द रिक्वायरमेंट इज टू हैव व्हाट, अ सेपरेट मेंबर इंचार्ज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मेंबर मतलब क्या होना चाहिए, ही शुड बी द मेंबर ऑफ, आई से ऑब्वियसली मेंबर मतलब क्या है ये, कि मालिक ये क्या होना चाहिए, ये सीए होना चाहिए, बराबर कि नहीं। सर ये सीए इन प्रैक्टिस चाहिए और नॉट इन प्रैक्टिस फर्क नहीं पड़ेगा। इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस
इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस, इट इज अलाउड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है सर? इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो है ना, ये कौन होना चाहिए? ये सेपरेट मेंबर इन चार्ज होना चाहिए। समझा क्या बात को? ये कौन होना चाहिए? सेपरेट मेंबर इन चार्ज होना चाहिए। चाहे वो सीए हो, वो प्रैक्टिसिंग में हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, सीए होना ये इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? दिस इज फीचर नंबर 1। क्लियर है एकदम बात? तो दूसरे ऑफिस में जो भी आपके ब्रांचेस है, उसका पॉइंट समझ में आया? यस। आगे बढ़ते। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चार्ज है, बीच में के पॉइंट हम लोग आराम से आएंगे, पहले इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन समझो। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अपने से एसोसिएटेड होना चाहिए। वो कैसा एसोसिएटेड होना चाहिए? एक तो एज अ पार्टनर होना चाहिए, या तो वो पेड असिस्टेंट। पेड असिस्टेंट मतलब क्या होता है अपना? वो एम्प्लॉय होना चाहिए। एंड अगर वो पेड एम्प्लॉय है तो ही मस्ट बी इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट विथ हिम, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। क्लियर है बात एकदम? सो ऐसा यहां पे इसका क्या कहता है कि ये मेंबर सीए होना चाहिए, बराबर है। प्रैक्टिस में है या नहीं है अपने को फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर जो फर्क पड़ता है वो क्या होता है कि ये अपने से उसका एसोसिएशन कैसा, तो ये एसोसिएशन कैसा होना चाहिए उसका। तो जो ये, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई एक तो तू हमारा पार्टनर हो, ठीक है। अगर तू हमारा पार्टनर नहीं है तो कोई बात नहीं, तू हमारा कौन हो? पेड असिस्टेंट हो, बराबर। बट तू क्या हो? पेड असिस्टेंट हो, बट तेरा सीए होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इज वो सीए होना जरूरी है। सो एक तो तू पार्टनर हो या तो तू एम्प्लॉय हो। बट अब अगर तू एम्प्लॉय है, अगर तू एम्प्लॉय है तो तू हमारा होल टाइम, मतलब ये अपन क्या बोलते हैं, होल टाइम मतलब फुल टाइम तू हमारा एम्प्लॉय रहना चाहिए। अगर तू हमसे जुड़ा हुआ है तो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा ऐसा नहीं चाहिए। सो वो फुल टाइम एम्प्लॉय अपना होना चाहिए। सो वो सीए होना जरूरी है, प्रैक्टिस में हो या नहीं फर्क पड़ता है। वहां पे वो अपना क्या बोलते हैं, एक तो पार्टनर होना चाहिए या एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो होल टाइम एम्प्लॉय अपना होना चाहिए। क्लियर है एकदम बात? यस सर। इसमें और एक बात जोड़ते हैं। वो क्या कहता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? The requirement of section 27 in regard to a member being in charge of an office of a chartered accountant, of an office of a chartered accountant, इधर of by नहीं लिखा है, of a chartered accountant in practice shall be satisfied only if the member is actively associated. ये मेंबर कैसा होना चाहिए हमसे? ये एक्टिव एसोसिएशन होना चाहिए। Such association shall be deemed to exist if the member resides in the place where the office is situated, बराबर है, for a period not less than 182 days in a year, or if he attends the said office for a period of not less than 182 days in a year, or in such other circumstances as in the opinion of the executive committee establishes such active association. अभी इधर क्या है, थोड़ा डीप में, थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना। अभी क्या हुआ, यहां पे जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन कैसा होना चाहिए? सो डियर फ्रेंड्स, दिस एसोसिएशन शुड बी व्हाट? एन एक्टिव एसोसिएशन। It should be what? An active association. अब जब तुम बोलोगे कि सर एक्टिव एसोसिएशन मतलब क्या होता है, व्हाट डज एक्टिव एसोसिएशन स्टैंड्स फॉर? तो एक्टिव एसोसिएशन मतलब क्या कि जिस सिटी में आपका जो ऑफिस है,
तो ही रिसाइड्स in place where office is situated for period not less than 182 days। या दूसरा पॉइंट क्या बोलता है वो, या दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ही एक्टिवली अटेंड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। एक तो वो उस शहर में क्या होना चाहिए, रिसाइड करना चाहिए, या वो बिजनेस मैटर्स को अटेंड करना चाहिए फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। अगर ये सब बातें होती है तो हम बच्चों क्या कहेंगे कि ओके भाई, ये जो एसोसिएशन है इसका ये एक्टिव एसोसिएशन। समझ में आएगा आपको, इसको अपन बोलेंगे एक्टिव एसोसिएशन। ये जो है इसको अपन बोलेंगे क्या, वो बहुत ज्यादा उधर जा रहा था ना, तो ये जो है अपन क्या बोलेंगे कि बॉस दिस इज व्हाट इज एक्टिव एसोसिएशन। तो कंडीशंस क्या क्या है वो समझ में आया क्या ब्रांच ऑफिस के लिए, कि पॉइंट नंबर 1, अगर आप जहां पे आपका मेन ऑफिस है, ठीक है ना, इधर, तो अभी इस सिटी में तुम्हारा अगर मेन ऑफिस है इधर महाराष्ट्र में, ठीक है, तो इधर तो तुम एक्टिवली बिजनेस मैटर्स को अटेंड कर ही रहे हो, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बढ़िया चल रहा है एकदम। बट अब दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि अगर तुम ये वाले जैसे इधर मध्य प्रदेश में, अगर तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर भी तुम्हारा ब्रांच ऑफिस है, तो इधर के बिजनेस मैटर्स को जो हैंडल करना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए, एक सेपरेट मेंबर इंचार्ज होना चाहिए। ये समझा क्या आपको। इधर राजस्थान में वापस से कौन होना चाहिए, एक सेपरेट मेंबर इंचार्ज होना चाहिए। समझा गया। तो थोड़ा ड्राइंग यहां वहां हो गया हो, तो इधर क्या होना चाहिए, सेपरेट मेंबर इंचार्ज होना चाहिए। तो अगर वो सेपरेट मेंबर इंचार्ज नहीं है तो फिर यू आर प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वो मेंबर कौन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नंबर 1 सीए होना चाहिए। वो प्रैक्टिस में हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसका एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, तो नंबर 1 सर एक तो पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर अगर नहीं है तो सर एम्प्लॉय होना चाहिए, बट अगर वो एम्प्लॉय है तो और एक कंडीशन है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। कब कहेंगे कि हाँ भाई सर वो मेंबर सही में इंचार्ज है वहां पे, तो वो वहां पे एक तो रहना चाहिए बराबर जिस जगह पे उसका ऑफिस है, या तो सर उसने क्या करना चाहिए, वो बिजनेस मैटर्स को अटेंड करने चाहिए एक्टिवली फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। बताइए क्या यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो। आगे बढ़ सकता हूं मैं यहां से। यस, यस सर। सो ये कहता है, अभी इसके बारे में ये सब बातें होने के बाद
अब अपन बच्चों आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, इन अ मिनट नोट दिस डाउन। ये ऐसा मैप ऐप ड्रॉ करने का आपको जरूरी नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डन, चलो। सो अब आगे बढ़ते हैं। और अब कहानी में क्या है ना, एक ट्विस्ट है। अभी क्या है, अभी आपको क्या बोला कि ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, उसके ऊपर मेंबर इंचार्ज सेपरेट होना चाहिए। अभी इधर क्या बोला है, इंस्टीट्यूट बोलती है कि ऐसा सेपरेट मेंबर इन चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा सेपरेट मेंबर इन चार्ज रखने के लिए आपको हमने एग्जेम्पशन दे दिया है, आप टेंशन मत लो। तो वो क्या है एग्जेम्पशन का रिक्वायरमेंट, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नंबर वन, कैटेगरी नंबर वन, वो क्या कहता है, एकदम आराम से ध्यान से सुनिए। द एग्जेम्पशन हैज बीन ग्रांटेड टू मेंबर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन हिल एरियाज सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस एंड दिस कंडीशंस आर। तो पहला एग्जेम्पशन जो है, ये जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये जो पहाड़ियों में रहते हैं ना, वादियों में, तो जो वादियों में रहते हैं, हिली एरियाज में, ये उनके लिए ये कंडीशन है। ये नंबर वन, ये कंडीशन उनके लिए है, ये एग्जेम्पशन वाली। तो क्या कि सबसे पहले आप ये समझिए, फॉर मेंबर्स प्रैक्टिसिंग इन हिल एरियाज, फॉर मेंबर्स हु आर प्रैक्टिसिंग वेयर इन हिल एरियाज, ठीक है ना, जो पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं। ये पहाड़ियों में मस्त मजे कर रहे हैं। है ना, मजा आ रहा है एकदम पहाड़ी।
कैसा मस्त हरियाली, ऊपर बर्फ। सर यही अपना वेकेशन है रे, यही हिल स्टेशन है सर, क्या है इसका, मजा आ रहा है। अभी क्या हो गया ये बढ़िया एकदम माहौल चल रहा है इधर। ये पूरा ऐसा थोड़ा थोड़ा बर्फ पे है इधर। वाह यार, ज्यादा हो गया क्या सर? ज्यादा हो गया सर। अरे क्या है फिर, बोलना मत बाद में, कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ा है। आप बोलोगे सर हम कभी पहाड़ों में गए ही नहीं सर, मैगी खाई नहीं कभी पहाड़ों में। ऐसा नहीं है, पढ़ने का है उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट। हाँ। सो ये जो है ना, ये वो पहाड़ों का मजा सुनेरा। हाँ। वाह। अभी क्या हो गया, कितना मस्त था सर, एकदम बढ़िया, एकदम यार, मजा आ गया। बट अब क्या हुआ ना दोस्त, आ गया सर्दी का मौसम। और सर्दी का मौसम आया तो उसके साथ जो है, ठंडी ठंडी हवा आई। और अब क्या हो गया, इतना ठंड भरा माहौल, इतनी ठंडी है, बरसात हो रही है। तो क्या हुआ ना, जो इधर जो है ना लोग, पहाड़ों में, हिली एरियाज में, भाई इधर जो है ना, एक सीए था इधर, ये सीए साहब थे इधर एक। ये इधर इन्होंने ऑफिस डाल के बैठे थे, ठीक है ना। तो हिली एरियाज में ठंड है, एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा। सो इधर ये जो है ना, ये सीए साहब का ऑफिस था, ये सीए ऑफिस, जो प्रैक्टिस करते थे हिली एरियाज में, सीए। ये ऑफिस थे इधर, पहाड़ियों में प्रैक्टिस करते थे, क्या मजा है यार, एक नंबर। सो पहाड़ों में प्रैक्टिस करते थे, बढ़िया है। तो अभी इतना ठंड, इतना ये, तो ये जो सीए साहब थे, फ्रॉम हिली एरियाज, ही केम डाउन टू वेयर, ही केम डाउन टू प्लेन्स। पहाड़ों से अब वो क्या हो गए, नीचे आ गए, जमीन पे आ गए। बोले यार इतने ठंड में कौन प्रैक्टिस करे यार। तो अब क्या हो गया, वो इधर आए, पहाड़ों से अब वो नीचे उतर गए। कॉन्सेप्ट समझा गया आपको? पहाड़ों से अब वो नीचे आए, प्लेन्स में। सो ड्यू टू कोल्ड ही इज नाउ वेयर, ही इज इनटू द प्लेन्स। तो अभी प्लेन्स में आ गए, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, अभी ऊपर तो उधर प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, इधर मैं इधर एक ऑफिस खोलता हूं, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं, मैं इधर एक टेम्पररी ऑफिस खोलता हूं। क्या करता हूं मैं, एक मस्त अपना एक बढ़िया सा टेम्पररी ऑफिस खोलता हूं इधर नीचे। पलायन करके इधर प्लेन में आ गए, फ्लैट लैंड पे, पहाड़ियों से नीचे। तो अभी ये जो टेम्पररी ऑफिस उन्होंने खोला है यहाँ पे, बराबर। तो अब सवाल ये है कि सर अब इसके दो ब्रांच ऑफिस हो, मतलब दो ऑफिस हो गए। एक मेन ऑफिस हो गया ये मेन ऑफिस हो गया ये। और ये जो है ये टेम्पररी ऑफिस हो गया ये। यस। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस टेम्पररी ऑफिस को लेके और एक मेन ऑफिस को लेके क्या एक सेपरेट मेंबर इन चार्ज की आवश्यकता है क्या? तो इसका आंसर है जरूरत नहीं है। इधर आपको सेपरेट मेंबर इन चार्ज की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है एकदम? तो बट इसके लिए सेपरेट इन मेंबर इन चार्ज, क्या बोला सर ने, नहीं ना। सेपरेट मेंबर इन चार्ज
is not required. That is, it is exempted. बट क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू व्हाट, कंडीशंस. कुछ कंडीशंस है, उसको फॉलो करना है आपने, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो फिर सेपरेट मेंबर इन चार्ज की जरूरत नहीं. सो व्हाट आर द कंडीशंस? तो वो कंडीशंस की अभी बातचीत करते हैं. चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं. They are allowed to open temporary office in the city in the plains for a limited period not exceeding 3 months in a year. So इसका पीरियड क्या है, नॉट मोर देन 3 months. वो नीचे जो है ये 3 months से ज्यादा वहां पे काम नहीं कर सकते, 3 महीने तक अलाउड है. रेगुलर ऑफिस नीड नॉट बी क्लोज्ड. जो मेन ऑफिस है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑल करस्पॉन्डेंस कैन कंटिन्यू टू बी मेड at the regular office. The name board of the temporary office should not be displayed at times other than the period of such office is permitted to function above. Temporary office should not be mentioned in letterheads, visiting cards, or any other documents. Before commencement of every winter, it shall be obligatory to the member to inform institute that he is opening temporary office from a particular date, and after the office is closed at the expiry of the period of permission. Intimation to that effect should also be sent to the office of the institute through the registered post. समझा क्या बात? तो ये कंडीशंस है, डिस्कस करें. चलिए, मजा आ रहा है सर. सो क्या क्या कह रहे हैं अपन यहां पे? सबसे पहले मेन ऑफिस, इसका क्या करना है, बंद करना है क्या? हाँ ना बोलो. तो मेन ऑफिस नीड नॉट बी क्लोज्ड. नीड नॉट बी क्लोज्ड. रहने दो यार, वादियों में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद here you can continue to receive what, correspondence. इधर मेन ऑफिस पे you can continue to receive correspondence. यहां आपको करस्पॉन्डेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं. तो मेन ऑफिस का सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन ऑफिस को बंद करने की जरूरत नहीं. बट अब टेम्पररी ऑफिस की बात करें तो ये टेम्पररी ऑफिस, ये खोलने के लिए कुछ कंडीशंस है. नंबर 1, इसका पीरियड नॉट मोर देन 3 months. 3 माह से ज्यादा नहीं चल सकता है, ठीक है ना. 3 months से ज्यादा आप ये टेम्पररी ऑफिस नहीं खोल सकते. नंबर 2, ये जो टेम्पररी ऑफिस है शुड नॉट बी मेंशन्ड on letterheads, visiting cards, or any other documents. ठीक है, उसका कोई कहीं जिक्र होना नहीं चाहिए. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इन्फॉर्म इंस्टीट्यूट
बिफोर commencement of every winter, ठंड शुरू होने के पहले आपको बताना है कि बाबा आप टेम्पररी ऑफिस खोल रहे हो, एंड एन इंटीमेशन shall also be sent through registered post about closure of office. तो अगर आप ये कंडीशंस पूरी करते हो तो ओ माय गॉड, क्या हो गया ये, आप बॉस, ये एग्जेम्पशन नंबर 1 फॉर मेंबर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरियाज कैन बी डन. बढ़िया एकदम. फटाफट इसको स्क्रिबल कर लो. अबाउट द मेंबर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन हिली एरियाज. मजा आ गया इसको. एक बार पढ़ना है प्रोफेशनल एथिक्स, दिमाग में फिट कर देना है इसको. बार बार है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है इसके बारे में अपने को. चलो नोट करो इसको. चलो आगे बढ़े यहां से. वेरी गुड. सो ये हो गया फॉर द मेंबर हु आर प्रैक्टिसिंग इन द हिल एरियाज. अभी दूसरा और इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन दिए गए हैं यहां पे कि भले ही आप ब्रांच ऑफिस खोल रहे हो, फिर भी आपको एग्जेम्पशन दिया गया है. इसके बारे में चर्चा करते हैं. क्या कहता है ये, इसके बारे में आएंगे अपन अभी जल्दी. सो ये जो है ये समझ जाएंगे, बट पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं सेकंड एग्जेम्पशन का. हिली एरियाज के बाद नेक्स्ट क्या कहता है, अ मेंबर कैन बी इन चार्ज ऑफ 2 ऑफिसेस located in one and the same accommodation. In the context, there are some council decisions which are as follows. So ये जरा ध्यान से पढ़ना. अभी क्या है, एग्जेम्पशन क्या कहता है और डिसीजंस क्या है, केस स्टडीज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे. एग्जेम्पशन when 2 offices are located in same accommodation. ठीक है ना.
सो अगर दो ऑफिसेस आपके एक ही अकोमोडेशन में अगर लोकेटेड है तो बॉस आपको सेपरेट मेंबर इन चार्ज रखने की जरूरत नहीं है। आइए इसके ऊपर जरा कुछ विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये कोई एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जहां पे बहुत सारे क्या है ऑफिसेस है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑफिसेस है यहां पे, छोटे ऑफिसेस, इक्वल ऑफिसेस, अलग अलग ऑफिसेस है यहां पे। अभी ध्यान से सुन, क्या हुआ जब अपन है ना प्रैक्टिस चालू करे तो क्या हुआ, अपने को है ना ये इधर ऑफिस मिला, एक छोटा सा ऑफिस लिया रे। ये तुम्हारे साथ ध्यान में रखना, ये सब बातें आपको मजा आएगा ये। तो ये क्या हुआ, आपने बढ़िया सा इधर जो है ना एक आपने ऑफिस लिया, ऑफिस नंबर 1, मजा आ गया सर। सर ऑफिस लिया, ये भारी एकदम, प्रैक्टिस चालू करी सर, मम्मी पापा के आशीर्वाद से सब सीए बन गए। फिर हमने सर यहाँ पे ऑफिस नंबर 1 लिया, बढ़िया सी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी। फिर अब क्या हुआ ना सर, धीरे धीरे अब हमारा काम इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया, उसका कोई भी मतलब ऐसा हिसाब नहीं सर। ऐसा मतलब बहुत बहुत बिजी थे सर हम, बहुत बहुत काम मिला हमको। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या हुआ सर, हमने जो है ना और एक नया ऑफिस लिया सर, उसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और एक ऑफिस खाली था, काम बढ़ते गया सर। तो अभी क्या हो गया, मजा आ गया सर। इधर सर हमने ना ये सेकंड ऑफिस लिया, ऑफिस 2। और ये जो ऑफिस 2 है, ये बेसिकली फिर हमारा क्या बन गया, ये ब्रांच ऑफिस। सो अभी इधर मसला क्या है कि भाई ये सेम अकोमोडेशन में ना, ये सेम बिल्डिंग के अंदर है ना ये। तो ऐसे केस में वो क्या बोलता है कि इधर आपको क्या बोलता है, नो नीड फॉर सेपरेट मेंबर इन चार्ज। हियर वी से देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट मेंबर इन चार्ज। समझा क्या बात को? क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलता है एक ही प्रीमाइसिस में है ना, तो भाई फिर कोई जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर अ सेपरेट मेंबर इन चार्ज। अभी क्या हो गया सर, ये दूसरा ऑफिस भी है ना हमको छोटा पड़ रहा, और हमारे नसीब इतने अच्छे सर, और लक इज सो ग्रेट कि हमको इधर ग्राउंड फ्लोर पे हमको और एक ऑफिस मिल गया सर। और एक ऑफिस मिल गया, तो सर इसको अपन बोल रहे हैं क्या, दिस इज आर ऑफिस नंबर 3। ये हो गया ऑफिस 3। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे ब्रांच ऑफिस। बट अब सवाल ये है कि क्या सर इसको सेपरेट मेंबर इन चार्ज की जरूरत होगी क्या? तो अपन बोलेंगे हियर देयर शुड बी सेपरेट मेंबर इन चार्ज। इधर क्या होना चाहिए, हियर देयर शुड बी व्हाट, सेपरेट मेंबर इन चार्ज। क्योंकि एग्जेम्पशन कितने ऑफिस के लिए अवेलेबल है, ओनली 2। सो 2 ऑफिस के लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तीसरे ऑफिस के लिए डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा,
सेपरेट मेंबर इन चार्ज आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? सो ये जो उसमें लाइन लिखी थी, ये उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन था। क्या आपने इसको नोट कर लिया है? तुरंत आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? हो जाए तब बता देना। डन? ओके, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ने इसके ऊपर और क्या आपको गाइडलाइन दी? अगर वो सेकेंड ऑफिस जो है ना एग्जेम्प्टेड, ये इधर दिस और दैट है, ये इधर दिस और दैट है, या तो एग्जेम्प्टेड व्हेन सेकेंड ऑफिस is located in सेम सिटी। अभी ये क्या मसला है सर? भाई सिचुएशन वन में काफी सिंपल बात थी कि आपको जो सेकेंड ऑफिस था वो आपको सेम कमर्शियल प्रीमाइसिस में मिल गया, सेम जगह पे मिल गया आपको। अभी क्या है, ये इधर जो है ना, ये जो है ये सिटी है। अभी इधर क्या हुआ, हियर देयर इज व्हाट, ऑफिस नंबर 1। दिस इज आवर ऑफिस 1, बराबर। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज पुणे सिटी। दिस इज पुणे सिटी। अब पुणे सिटी में इधर एक मेरा ऑफिस 1। अभी क्या हो गया, मेरे को जो है ना और एक ऑफिस खोलना था, बट सेम प्रीमाइसिस में नहीं मिला मेरे को। तो मेरे को इसी शहर में थोड़ा दूर मेरे को क्या हुआ, मेरे को इधर ऑफिस नंबर 2 मिला, ऑफिस 2 मिला। तो सिंस दे आर लोकेटेड इन द सेम सिटी, हियर वी आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना, exempted to keep separate member in charge। तो सेकेंड ऑफिस अगर मतलब सेम प्रीमाइसिस में मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है, बट अगर मान लो सेम प्रीमाइसिस में नहीं मिलता है आपको, ठीक है ना, सेम प्रीमाइसिस में नहीं मिलता है, तो आप सिटी में सेम सिटी में ले रहे हो, तो भाई ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यू आर एग्जेम्प्टेड टू कीप अ सेपरेट मेंबर इन चार्ज। बट अगर भाई फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, अगर थर्ड ऑफिस है तो सर लगेगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें डाउट ही नहीं है सर।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर एक प्रीमाइसिस में दो दो ऑफिस और सिटी में और एक ऑफिस, भाई लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही कि दिस इज और। क्यूमुलेटिव एग्जेम्पशंस नहीं है ये। लिखो ये सेकेंड सिटी का, सॉरी सेम सिटी का। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इसके अंदर और एक मजेदार बात करेंगे। चल, सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम दिस, लेट्स रॉक। अभी अगला पॉइंट जो है ना, ये पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। इसमें तो ये सेकेंड ऑफिस इन द सेम प्रीमाइसिस, सेकेंड ऑफिस इन द सेम सिटी। अब इधर ये थर्ड वाला पॉइंट जो है, दिस इज नाइस, दिस इज रियली वेरी नाइस। द सेकेंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी इन विच द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। ये जरा ध्यान से पढ़िएगा। द सेकेंड ऑफिस इज लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ व्हाट, द फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड। वापस से ध्यान से समझना इसको। ये वापस से क्या बोल रहा हूं इधर में, और मतलब अभी सेम सिटी में है, बट अब आपका सेम सिटी में नहीं है। अभी ये और है वापस, इधर दिस और दैट इज। अच्छा ये सो अभी क्या बात होती है और में, क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट। डी वाला पॉइंट क्या है, आप ध्यान से सुनना। अगर इधर पुणे सिटी है और पुणे की और एक सिस्टर सिटी है पिंपरी चिंचवड, पुणे से बहुत ही नजदीक है। वी कॉल इट एज द सिस्टर सिटी ऑफ पुणे। द सिटीज नेम इज पिंपरी चिंचवड। यू माइट हैव हर्ड, इफ नॉट इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है बाजू में ही है हमारे, ठीक है ना। सो अभी क्या है, आप समझिए बात को। इधर पुणे, इधर पिंपरी चिंचवड, ठीक है। अभी क्या है, ध्यान से सुनना। इधर डियर फ्रेंड्स, ये इधर अपना ऑफिस 1, दिस इज आवर ऑफिस 1। और ये जो सर्कल बनाया ना, ये सर्कल क्या है, म्युनिसिपल लिमिट से है। दिस एंड दिस इज व्हाट, द म्युनिसिपल लिमिट्स। दीज आर द म्युनिसिपल लिमिट्स।
ओके, तो ये बाउंड्रीज जो है ये म्युनिसिपल लिमिट है। अभी क्या हुआ ध्यान से सुनना। अभी अपना एक ऑफिस इधर है और जो पुणे में पिंपरी चिंचवड है, तो वहां पे बहुत सारे ना इंडस्ट्रियल कंसर्न्स लोकेटेड है। बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, कंपनीज है जो उधर पिंपरी चिंचवड में सर लोकेटेड है। बहुत सारे क्लाइंट्स है वहां पे। तो हमने क्या सोचा कि सर अपना एक ऑफिस जो है ना, ये इधर पिंपरी चिंचवड में होना चाहिए, द सेकेंड सिटी। सो अब इधर जो है ना बच्चा, व्हाट आई वांट इज कि इधर जो है अपना ऑफिस टू इधर, क्योंकि इधर फिर अगर होगा ना ये ब्रांच, तो यहां के क्लाइंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से हम लोग केटर कर सकते हैं। तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा, तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा ये लिखते हैं अभी पहले। एग्जेम्प्टेड व्हेन सेकेंड ऑफिस is located within 50 किलोमीटर्स, बराबर के नहीं, फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स। From the municipal limits of the city in which first office is located. पिंपरी चिंचवड इधर है, इधर पुणे सिटी है। सो लिमिट कितना दिया है, 50 किलोमीटर्स का। जरा फोकस करने का, बट ये कहां से है 50 किलोमीटर्स का लिमिट, इस पे बढ़िया ध्यान देने का। फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ फर्स्ट ऑफिस से देखने का, ठीक है ना। सो अभी जरा इधर डेकोरेशन और आगे बढ़ाते हैं। ये इधर से इधर तक का एक डिस्टेंस, इधर से इधर तक का एक डिस्टेंस, और फिर इधर से इधर तक का डिस्टेंस। अगर अपन बात करें कि भाई ये 15 किलोमीटर ऑफिस टू वेयर म्युनिसिपल लिमिट्स, ये इसका सरकमफ्रेंस से लेके ये सरकमफ्रेंस ये 35 किलोमीटर्स, और ये सिटी से इधर तक का ऑफिस 10 किलोमीटर। अभी आप समझिए दो ऑफिस के बीच में का डिस्टेंस देखना है या क्या देखना है, ये जरा आप इंटरप्रिटेशन करिए। और अब बताओ मुझे यहां पे इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आएगा अपना, ये क्लॉज के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आएगा, इतना बता दो मुझे। ये क्लॉज के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आएगा ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने को कहां से कहां तक देखना है, एग्जेम्प्टेड व्हेन it is located within 50 kilometers from the municipal limits of the city in which the first office is situated. From the municipal limits of the city in which the first office is situated. तो हमें क्या देखना है, हमें डिस्टेंस कौन सा देखना होगा, तो मैं आपको बता दूं अपने को डिस्टेंस कौन सा देखना है।
तो हमें जो डिस्टेंस देखना है वो यहां से यहां तक, या मैं ऐसे हाईलाइट कर दूं इसको, मुझे जो डिस्टेंस देखना है ये येलो हाईलाइटेड, म्युनिसिपल लिमिट से स्टार्ट करेंगे टिल दूसरे ऑफिस तक देखेंगे। इधर से इधर तक, समझा? क्लियर एकदम? सो इफेक्टिव डिस्टेंस हियर विल बी इक्वल टू 35 kilometers plus 10 kilometers is equal to 45 kilometers. आया क्या बात समझ में? एंड देयरफॉर नाउ पिंपरी चिंचवड़ में ऑफिस रखने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। लिख लीजिए इसे। सर इधर मेन ब्रांच ऑफिस कौन सा और मेन ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा आपको इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना पड़ता है कि आपका मेन ऑफिस कौन सा और ब्रांच ऑफिस कौन सा। डन। हो जाए तब बता देना।
ओके, डन। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और अभी जो बात करता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कहता है इसके अंदर, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ये साथ में लिखो, ये देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पुटिंग नेम बोर्ड or what we call it as the name plate outside the place of residence, ठीक है ना। however it should be in individual name and not in the name of firm। ये क्या फंडा है, जरा ध्यान से सुनो। इसका पॉइंट जरा जोरदार, एकदम मजेदार, ध्यान से सुनो। क्या होता है ना, देखो अपन सीए बन गए, तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। विच ऑफिस, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते तो शायद मजा आ जाए समझने के लिए। विच ऑफिस is considered branch office, ऐसा। तो नंबर 1, जो आप रजिस्टर्ड करते हो विथ आईसीआई, जहां पे एक तो रजिस्टर्ड विथ आईसीआई, दूसरा written on official documents like letterheads, visiting card, etc. या तीसरा, where नेम बोर्ड और नेम प्लेट इस पुट अप। थर्ड वाले लाइन के ऊपर ये पूरा मसला है। कौन सा ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, कौन सा ऑफिस ब्रांच ऑफिस। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई जहां पे आपने नेम बोर्ड लगाया, ये फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है, ये क्या बोलता है, जहां पे आपने क्या लगाया, नेम प्लेट लगाया, वो ऑफिस आपका ब्रांच ऑफिस। अभी क्या होता है, अभी तुम जैसे सीए बनोगे ना, तो आप क्या करोगे, सर सीए बन गए बस क्या सर, अभी तो फुल ऐसा फैमिली प्राउड हो गया ऐसा, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये घर किसका है ये, तो घर के बाहर हम ऐसा नेम प्लेट लगाएंगे सर कि ये घर है सीए हर्षद जाजू का। सर घर के बाहर सर नेम प्लेट लगाएंगे सर, दुनिया को बता देंगे सीए है ये, सीए बाबू का घर है ये। मजाक हो रहा है क्या ये, सीए का घर है भैया, हाँ? मजाक है क्या ये। तो भाई इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अबे तूने तो क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने, नेम प्लेट लगा दिया तूने इधर तो बाहर। तो हाँ भैया लगाऊंगा, सीए जो बन गया हूं,
मैं भी देखता हूं कौन रोकता है, क्यों, सही है ना एकदम। तो अब अगर तुम समझो भाई, तुम्हारा ऑलरेडी कहीं अलग अलग जगह पे दो ऑफिस है मान लो तुम्हारे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जरा कहानी में ट्विस्ट देखो। अभी इस प्रीमाइसिस में इधर बेटा तेरा ऑफिस 1, इधर ही तेरा ऑफिस 2, ये दोनों ऑफिस है इन सेम प्रीमाइसिस। तो अपन ने क्या बोला कि भाई नो सेपरेट मेंबर इन चार्जेस नीडेड। बराबर, बराबर, एकदम बराबर सर। नो सेपरेट मेंबर इन चार्ज इज नीडेड। बराबर है, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी देखा। बट तुमने क्या कर लिया भाई, घर के बाहर नेम प्लेट लगा दिया। अभी जहां नेम प्लेट लगा दिया वो भी तो ब्रांच, फिर घर पे क्या एक अलग से मेंबर इंचार्ज रखना पड़ेगा सर? नहीं ना। तो बोलता है घर पे अलाउड है, बराबर है, घर पे अलाउड है। फिर अभी ये इधर आता है मसला। अब घर पे क्या है, ये अलाउड है, कंडीशन क्या है समझ में आया क्या? घर पे अलाउड है, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि इट शुड बी इन द इंडिविजुअल नेम एंड नॉट इन द नेम ऑफ द फर्म। अभी मेरे फर्म का नाम है, इधर मैं लिख देता हूं इसको, क्या है, इधर लिखता हूं हर्षद जाजू एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये मेरे फर्म का नाम, तो ये मैं ऑफिस के बाहर लिखता हूं। बट मैं अगर मेरे घर के बाहर अगर नेम प्लेट लगा रहा हूं, तो मेरे घर के बाहर में नेम प्लेट हर्षद जाजू एंड एसोसिएट्स का नहीं लगाएगा, घर के बाहर में मेरा नेम प्लेट लगाएगा। सो दिस इज अलाउड, अंडरस्टूड। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केस स्टडी आपका बन जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, ब्रांच ऑफिस का सेक्शन नंबर 27 समाप्त होता है। इंटरेस्टिंग बना है कि नहीं भाई? एक ही बार पढ़ना है इसको, खत्म है अभी। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं। एक एक केस स्टडी फटाफट निपटा लेते हैं। देखो, सो ये वाला जो है ये आपको समझ में आ गया ना? अबाउ कंडीशंस अप्लाई टू एनी एडिशनल ऑफिस बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स। तो हमको पता है कि बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स है तो सेपरेट मेंबर इन चार्ज लगेगा, क्योंकि विद इन 50 किलोमीटर्स आपको एग्जेम्प्टेड है। नेम बोर्ड अलाउड है आपको एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, but provided the nameplate is in the individual name and it is not what of the firm। केस स्टडी को देखेंगे।
Mr. X and Mr. Y are the partners of the firm, one in charge of head office and another is the charge of the branch office at a distance of 80 kilometers from the municipal limits. Puts up the name board of the firm in both premises and their respective residences. तो नेम बोर्ड ऑफ फर्म अलाउड नॉट अलाउड. बताइए प्रोफेशनल क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी नॉट गिल्टी. क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ने का, इसलिए कि गिल्टी बोल के नहीं आने का एग्जाम में. द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. डिस्टेंस गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि प्रीमाइस प्लेस ऑफ प्रीमाइसिस पे आपको क्या होना चाहिए, नेम बोर्ड ऑफ द फर्म नहीं लगा सकते. तो दे आर व्हाट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी एज चार्ज्ड. Mr. K, a chartered accountant, is a sole proprietor. Due to increase in the income tax assessment, he opens another office near income tax office, which is within the city, at a distance of 30 kilometers from his office in suburb. तो 30 किलोमीटर के अंदर है. For running the new office, he has employed the retired income tax commissioner who is not a chartered accountant. तो बताइए क्या करने का है यहाँ पे. हमने क्या बोला था कि सर ऑफिस रन करने के लिए मेंबर ऑफ आईसीआई होना जरूरी है. इसने रिटायर्ड इनकम टैक्स लगा के गलती कर दी, ये अलाउड नहीं है. बट वो किसी को भी रख सकता है क्योंकि द डिस्टेंस इज ऑफ व्हाट, 30 किलोमीटर्स ना. तो therefore since distance is 30 kilometers, so it is what, allowed है. आंसर पढ़ो, कैसे लिखना है उसका, रीड इट, देन वी गो अहेड. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई एग्जाम में. चलो, शैल वी प्रोसीड. तो कैसे एग्जाम में आंसर लिखने का, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी था. ग्रेट. फिर ये केवाईसी नॉर्म्स आपको पढ़ने के लिए बोला था कल. उम्मीद कर रहा हूं आपने ये पूरा पढ़ लिया होगा अच्छे से, केवाईसी नॉर्म्स. और अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, अभी अपन ने मेंबर देखा, इन प्रैक्टिस देखा, और अब जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हाट इन सर्विस. In accordance with the definitions provided under Code of Ethics, a chartered accountant in service means employed or engaged in executive or non-executive capacity in the areas such as commerce, industry, service, public sector, education, non-profit sector, regulatory bodies, professional bodies, or contracted by such entities. तो कोई भी हम लोग ये प्रैक्टिस ना करते हुए बाकी दूसरा कोई काम हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज व्हाट, इन सर्विस. ओके ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर.
अब यहां से जो है अपने इंस्टीट्यूट अपने अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है, कैसे अपनी बैंड बजा सकती है, उसका एक डिटेल दिया है। और फिर एक बार वो समझ में आ जाता है अपने को कि इंस्टीट्यूट कैसा अपना बैंड बजाएगा, तो कौन से एरियाज में कैसे कैसे बैंड बजाएगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टडी सेक्शन 21, 21A, B, C, 22A and 22G laid down the following procedure regarding investigation of misconduct, which is summarized as follows. इसका ऑलरेडी एक समरी चार्ट इंस्टीट्यूट ने खुद से अच्छे से बना के दे दिया है, डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट है, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन कैसा क्या है ये आपको समझ में आएगा। फिर ये मिसकंडक्ट टाइप्स, शेड्यूल्स, ये सब पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट। फिर आएगा मजा जो शेड्यूल्स पढ़ने के लिए है, बराबर, तो वो हम लोग बात करेंगे। क्या है आइए जरा इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, रेडी, ऑल सेट। भाई ये सब जो है ना सीए बनने के बाद आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए ये चैप्टर एंड में रखा गया है कि क्या कैसे आपकी बैंड ना बजे। दो इंस्टीट्यूट ने बोला बेटा पहले ही तेरे को पढ़ा रहे, है काफी इंटरेस्टिंग है। चलो भाई, क्या लिखा है? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को काम करते हैं क्या अपन, इसको जो है ना अभी पढ़ने का कि बाद में पढ़ने का, इसको बाद में पढ़ते। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो इधर क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, सेकेंड शेड्यूल या बोथ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यू आर गिल्टी इन फर्स्ट शेड्यूल, गिल्टी इन सेकेंड शेड्यूल और बोथ। तो ये जो है ये आपको अभी नहीं मालूम ना, फर्स्ट शेड्यूल में कब गिल्टी होता है, सेकंड में कब गिल्टी होता है, ये तुमको पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी पेंडिंग रखेंगे। इसको जब पूरा प्रोफेशनल एथिक्स अपना पढ़ के हो जाएगा ना, सारे ये क्लॉजेज और ये वो सब, तो फिर इधर आएंगे और फिर क्या करेंगे अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट, उसके शेड्यूल्स और क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे और फिर मजा आएगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बेटा ये ध्यान में रखना, मतलब ये आप रीड करेंगे अभी इसको, फिर मैं सीधा डायरेक्टली क्लॉजेस पे आ जाऊंगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब जो आप काम करते दौरान एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी इट इन प्रैक्टिस और बी इट इन सर्विस, अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाते हैं। अदर मिसकंडक्ट मतलब प्रैक्टिस में नहीं है, सर्विस में नहीं है, बट कभी कोई निजी काम में या कुछ ऐसा गलत काम तुमने किया हो, तो उस केस में भी इंस्टीट्यूट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तुमने सिग्नेचर फोर्स कर दी रिलेटिव की,
बराबर, चोरी कर लिया आपने, तो भाई ऐसे इसमें यू आर व्हाट, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। ये शेड्यूल से एक्ट के, ये जरा जो है इधर तक पेज नंबर 2 पेजेस अभी आप रीड करेंगे इसको। इसको अभी रीड करेंगे, शेड्यूल्स टू द एक्ट अभी रीड करेंगे। फिर मैं एक बार आप इसको बेसिक रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए ये क्लॉजेस का डिकोडिंग, इसके क्वेश्चंस, केस स्टडीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रीड, अच्छे से आराम से रीड करो।
चलो, अब बात करते हैं सबसे मेन जो काम है भैया। रेडी है क्या तुम लोग? अभी मजा आएगा। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में जैसे आपने देखा कि अलग अलग शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग चीजें इंस्टीट्यूट बोलता है कि क्या करोगे तो पछताओगे, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी बातचीत विस्तार में होगी। आइए जरा इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल ध्यान से देखना। व्हेन द डायरेक्टर डिसिप्लिन, कौन? डायरेक्टर डिसिप्लिन is of the opinion that a member is guilty of any professional or other misconduct in the first schedule, he shall place the matter before board of discipline. तो पहले कौन होगा यहां पे? डायरेक्टर डिसिप्लिन। अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन को लगता है कि हमारे सीए साहब गिल्टी है अंडर फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, उनको अगर लगता है कि इस गिल्टी अंडर वेयर फर्स्ट शेड्यूल, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? वो कंप्लेन करेंगे टू हूम? द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाके वो कंप्लेंट करेंगे और फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो जो वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? शेड्यूल 1। ये आपको पूरा ध्यान में रखने का, इसको लर्न करना है अपने को। तो शेड्यूल 1, इस शेड्यूल में अभी बात हो रही है पार्ट 1 की, और इसके अंदर टोटल शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में हमने देखा कि अपने पास कितने क्लॉजेस हैं? ज्यादा नहीं, बस 12 क्लॉजेस है। अभी जब तक हम अगले 12 क्लॉजेस की बात करेंगे तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? शेड्यूल 1 पार्ट 1। ये कॉमन रहेगा। इसके अंदर अपने पास कितने क्लॉजेस रहेंगे? ओनली 12 क्लॉजेस। इसमें एक लाइन स्टार्टिंग का ये कॉमन रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड गिल्टी। और इन प्रैक्टिस में कौन कौन आता है? जिसके पास एक्चुअल सीओपी है वो तो आता ही आता है, बट जिसके पास जो डीम्ड प्रैक्टिस वाला है वो भी आता है। ये बात करी थी अपन ने। तो व्हेन ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर ये 12 क्लॉजेस में के कुछ भी काम करता है तो वो गिल्टी माना जाएगा, बराबर कि नहीं? सो ही विल बी गिल्टी ऑफ व्हाट? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्लॉज 1, इसको कैसा बोलने का? शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अलाउ करता है एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो गिल्टी हो जाएगा। अनलेस, इधर अनलेस का मतलब क्या है? कि किसे अलाउड है। इनके अलावा अगर किसी को भी अलाउ करता है तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। Unless such person is also a chartered accountant, he is in practice and, ठीक है, is in partnership with or employed by him। So ध्यान से सुनना क्या लिखा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना।
अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो क्या करता है, अलाउ करता है किसी व्यक्ति को टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, तो अलाउड। बट किसे अलाउड है? तो नंबर वन, ऐसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, इन प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं कि वो प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका पार्टनर या उसका एम्प्लॉय होना चाहिए। तभी वो कह सकता है कि हाँ मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं उनका नाम यूज कर सकता हूं। आइए जरा डिस्कशन करते हैं। टॉपिक 9, आजा भाई। फर्स्ट शेड्यूल, सो ध्यान से सुनिए। ये पॉइंट कॉमन रहेगा, शेड्यूल पार्ट अभी तक जो अपन है, और फिर जो चेंज होते रहेगा वो क्या होते रहेगा, वो क्लॉज चेंज होते रहेगा। तो इधर क्या बोल रहा है, शेड्यूल 1 पार्ट 1, अभी जो चेंज होते रहेगा ये अपन क्या चेंज करते रहेंगे, सिर्फ क्लॉज चेंज करते रहेंगे। तो शेड्यूल 1 क्लॉज 1 क्या बोलता है, आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows any person to practice in his name, allows any person to practice in his name। भाई एक सीए का नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी आपका नाम इस्तेमाल करने नहीं दे सकते। वो अगर आपका पार्टनर नहीं है या कोई भी नहीं है, आप अलाउ नहीं कर सकते हो उन्हें, क्योंकि फिर लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, चीट हो जाएंगे ना वो। तो पहले कौन किधर कितना गिल्टी है उसका पहले एक समरी समझते हैं, फिर इसके डिटेल्स में चलेंगे कि क्या नहीं और क्यों नहीं कर सकते। सो देखो, यहां पे दो बातें। इधर अपन क्या बोलते हैं, अगर ये इधर है नॉन सीए, अगर कोई व्यक्ति सीए ही नहीं है, बराबर के नहीं, तो क्या बोलना है आपका, अरे भाई अगर कोई व्यक्ति सीए ही नहीं है, आपका दोस्त है, सीए की तैयारी कर रहा था आपके साथ, पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, मेरा नाम यूज कर ले यार, तू तेरे को नॉलेज तो है ना, तू बोल इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, येड़ा है क्या, गिल्टी हो जाएगा। ऐसे केस में अपन बोलेंगे दिस इज नॉट अलाउड, आप गिल्टी हो जाओगे, ठीक है ना।
अभी दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं यहां पे, कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट अभी इधर दो चीजें, नंबर वन, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट इन प्रैक्टिस। ही इज नॉन प्रैक्टिसिंग। तो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो इधर भी गेम ओवर। इधर भी क्या बोलेंगे अपन, इधर भी क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अलाउड। बट अब उसके बाद अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसिंग, तो अभी अगर वो इन प्रैक्टिसिंग है, तो इधर थोड़ा और आपको ध्यान से देखना है। अगर वो उनके पार्टनर है, नहीं है, इन प्रैक्टिस है, अगर वो पार्टनर है या वो पार्टनर नहीं है, अगर वो पार्टनर है सो इधर क्या बोलेंगे अपन, इट इज अलाउड। अगर वो उनके पार्टनर नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। उसके बाद नेक्स्ट, पार्टनर की कहानी होने के बाद वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय है, अलाउड, बट अगर वो एम्प्लॉय भी नहीं है, तो ही इज नॉट अलाउड। समझा क्या? तो ये जो है, ये एकदम खूबसूरत समरी है उसका, कि आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब भाई आपसे वो पार्टनर नहीं है या आपका एम्प्लॉय नहीं है, और देखो पहले तो अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो आप उसको अलाउ ही नहीं करोगे, बट अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है बट आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है इधर एज अ पार्टनर और एज अ एम्प्लॉय, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इज प्रैक्टिसिंग? अभी ध्यान से सुनना, अगर आपका एम्प्लॉय है बट वो सीए है बट प्रैक्टिसिंग नहीं है, तो उसको मत बोलो कि मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं। समझा बात? सो इसीलिए अपने को फोकस किधर है, इन दो चीजों पे, कि वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, वो इधर पार्टनर होना चाहिए या एम्प्लॉय होना चाहिए, तो ही अलाउड है। नहीं तो बाकी सारे जो रेड डॉट्स है, फिर उधर भाई तू गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते। आज लोग जो आते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना, बाय एस्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट यू कैन नॉट अलाउ एनीवन।
कोई बोल रहा है, मतलब अब दो दोस्त ऐसे बैठे हैं, अभी मान लो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जॉब कर रहा है कहीं और, बस ऐसे ही डींगे हाँक रहा है कि अरे मैं हर्षित के साथ प्रैक्टिस करता हूं यार, ऐसा वैसा, और मैं चुप बैठा हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, आई एम अलाउइंग दैट पर्सन टू यूज माई नेम, तो भाई ये तो गलत हो गया ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आई विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ आई अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन माई नेम, जो मेरा पार्टनर भी नहीं है, जो मेरा एम्प्लॉय भी नहीं है। देखो पार्टनर है एम्प्लॉय और वो प्रैक्टिसिंग में तो अलाउड है, तो ये सिंपल डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, इसको नोट करेंगे। डन। ये पूरा ध्यान में रखना है आपको, केस स्टडीज इसके ऊपर बहुत सारी भयंकर बनती है इस पे। चल, सो इसमें बस ये वाला पॉइंट रीड करते हैं और इसकी केस स्टडी जो है वो रीड कर लेते हैं, फिर आगे के क्लॉजेस हम लोग जो है वो फिर कल कंटिन्यू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा। सो क्या कहता है, द अबव क्लॉज इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड द पब्लिक अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग अंडर द कवर ऑफ व्हाट, क्वालिफाइड अकाउंटेंट, जो क्वालिफाइड नहीं है बराबर, वो किसी और के जो प्रैक्टिसिंग है उनकी आड़ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते बराबर, उनका नाम यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी डन ईदर बाय हिज व्हाट पार्टनर और हिज एम्प्लॉय एंड विल वर्क अंडर हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन, तो बस उन्हीं को अलाउड है। चलो फटाफट एक केस स्टडी इसका निपटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर कल कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ची, a chartered accountant in practice, allowed his brother-in-law, Mr. P, who is not a chartered accountant, to practice in the name of CAC. He allowed Mr. T, who is an employee in his firm, to practice in the name. Mr. C is correct in allowing his brother C. Whether Mr. C is correct to allow Mr. P and T to practice in his name? चलो बोलो फटाफट, क्या ये गलत किया इसने? हाँ सर गलत किया। तो यहां पे आपको फिर क्लिक होना चाहिए कि ये शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1, पहला काम, सबसे गलती, बिल्कुल भी पहली गलती, किसी को आपके नाम में प्रैक्टिस करना अलाउ मत करना, फर्स्ट थिंग एज रिमेंबर। इसलिए क्लॉज 1 क्या बोलता है
पहली गलती, आप किसी को भी अपना नाम इस्तेमाल करने मत देना। फर्स्ट थिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, डोंट अलाउ एनीवन टू प्रैक्टिस इन योर नेम। सो पूरा क्लॉज लिखने का, एंड देन ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं हम लोग। दूसरे क्लॉजेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ये सिलसिला चलते जाएगा, मजा आएगा। ओके, फास्ट होते जाएगा ऐसे, 12 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस, ऐसे इजी है, मजा आएगा डिस्कशन में। 2-4 इसमें 2-3 क्लॉजेस बड़े हैं जिनको एक एक पूरा पूरा लेक्चर लगता है, बट उसके बाद देन इट इज वेरी क्विक एंड इजी। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों लोग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, टेक केयर।